स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल्स से। स्केड्यूल्स, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल हैं, उन्हीं स्केड्यूल्स को हम देखेंगे। पहले हम नॉर्मली उनको समझेंगे, उसके बाद हम याद करेंगे। जो हमारी स्टाइल है पढ़ाने की, कि पहले थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ लो, फिर इकट्ठा अच्छे से याद करवा देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 स्केड्यूल है नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। नंबर 1 स्केड्यूल क्या है? नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नंबर 2 क्या है? जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल में 1 एंड 2 में भी ऐसा ही है, तो आप उससे भी कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड में है प्रोविजंस, प्रोविजंस related to provisions related to allowances and privileges of Supreme Court judge, High Court judge, Comptroller and Auditor General, Speaker of Lok Sabha, Chairman and Chairperson of Rajya Sabha, etc. ठीक है। तो इसको समझते हैं कि प्रोविजंस रिलेटेड टू अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, इसमें इन सभी के विशेषाधिकार की बात की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जो इनको अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कुछ विशेष चीजें प्राप्त हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस, ये सब कुछ, तो ये किस में है? शेड्यूल सेकेंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 प्रोविजन related to oath and affirmation, प्रोविजन रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन, इन्हीं लोगों के, अफर्मेशन ऑफ, इन्हीं लोगों के बारे में जो ये ओथ एंड अफर्मेशन, जो ये शपथ लेते हैं, उसके बारे में है। तो पहला है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकेंड है हमारा कि इनके विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है, और थर्ड नंबर जो है हमारा, तो इनके ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि इनके शपथ के बारे में बात की गई है। नंबर 4 आर्टिकल है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की सीट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 4 में, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 5 में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल थोड़ा छोटा हो गया, यहीं तक करते हैं, इसके ऊपर इसको हटा के लिख देते हैं। नंबर 5 है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। अच्छा, ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से एरिया? असम और त्रिपुरा,
उसके बाद कंफ्यूजन ना हो मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में, तो एक चीज याद रखिए, मी। क्या याद रखना है? मी। मी मतलब मेघालय में भी मी आता है और मिजोरम में भी मी आता है। स्पेलिंग का डिफरेंस है, लेकिन मेघालय में भी मी आता है, मिजोरम में भी मी आता है। तो मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, ठीक है। मी याद रखना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेवेंथ में अभी तक हम रिकॉल करते हैं, तो नंबर 1 हमारा क्या है? नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नंबर 2 हमारा क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ जजेस, चेयरपर्सन, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड में प्रोविजंस रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ देम। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एसटी एंड एससी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं है, मी याद रखना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 7 में है 7th शेड्यूल, डिवीजन। देखो 7 को हम कैसे लिखते हैं? ये 7 है और इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें याद रखना। अब देखो कोई याद करने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है, हम खुद से ही कुछ ना कुछ उसको क्रिएटिव बना के पढ़ेंगे, तभी वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और कंफर्ट भी रहेंगे। नहीं तो ऐसे रटने लगेंगे तो कुछ भी चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। 7th में हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसमें लिस्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। डी से याद रखना, डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें लिस्ट के बारे में बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं और कनकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं उस पे यूनियन जो है रूल बना सकती है, लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे स्टेट लॉज बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं उस पे दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 7th में डिवाइड से डिवीजन याद रखना, लिस्ट याद रखना, ठीक है। 5 और 6 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है, 4 में एलोकेशन ऑफ सीट है, ऐसे करके, और 2 में उनके प्रिविलेजेस और ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। ऐसे करके पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा सा। 8 में बात की गई है लैंग्वेजेस की, लैंग्वेजेस, ठीक है। 8 में बात की गई है जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 9 में भी ऐसा होता है और लैंड में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो 9 से याद रखना लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 9 में क्या हुआ था? लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। 10 में बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी, 10 और टी, एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे हम बताएंगे आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। 10 में किसके बारे में बात की गई है? 10 और टी, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है।
एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत आसान शब्दों में समझा देते हैं कि कोई भी अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो लॉ होता है उसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, डिफेक्ट कर जाता है। तो 10 नंबर पे, फिर 11 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचायत, इसको आपको एक दो बार पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत आसान शब्दों में आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बहुत आसानी से याद करवाई है। और 12 में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल गवर्नमेंट, तो ये जो है आर्टिकल 73 और 74, तो इसकी बात की गई है किसमें, आर्टिकल शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, 9 में बात की गई है लैंड रिफॉर्म की, 10 और टी, 10 में बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की, 11 में पंचायती राज सिस्टम, 11 और 12 में याद रखना कि पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। 9 और 10 याद रखना, 9 ऐसे बनता है और लैंड भी ऐसे बनता है, तो लैंड रिफॉर्म याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना। ठीक है, मैंने बहुत नॉर्मली याद किया था, ये आपके लिए मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक बता दी। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। इसके अलावा 5th और 6th में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात की गई है। 1 में नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। 2 और 3 में उनके प्रिविलेजेस और ओथ के बारे में बात की गई है, और 4th में एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात की गई है। इस तरीके से अगर आप बार बार थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सोर्सेस पे। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस में यूएसए से क्या लिया गया है, किन किन कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है, ये हम देखने वाले हैं। तो यूएसए से क्या लिया गया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। इम्पीचमेंट, अब एक चीज देखो, आप अगर फंडामेंटल राइट को गौर से देखोगे तो जो फंडामेंटल राइट का एफ है, अगर हम उसको ई बना दें तो, और जो राइट है उससे हम एक वर्ड ले लें, तो देखो जो फंडामेंटल का एफ है उससे हम क्या याद रखेंगे, इमरजेंसी, सॉरी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सामान्य तरीके से नहीं निकाला जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट के थ्रू ही प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। हाँ, अब हम इसको रिमूव करते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है आई से। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका था। ठीक है, ये क्या था, याद करने का एक तरीका था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा आर से, आर से हम क्या देखेंगे, रिमूवल। किसका रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, कैग का, सबका, जितने भी लोगों का रिमूवल किसमें हम देखेंगे, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया। अगर आप फंडामेंटल राइट याद कर लेते हो तो बाकी दो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए, जर्मनी का, जर्मनी में भी जर है और इसमें भी इमर है। ठीक है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी बैठ रही है। जर्मनी में भी जर है और इसमें भी इमर है, तो इससे क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इससे क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव, सब में ट्रिक लगे जरूरी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है।
ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरा और क्या लिया गया है, तो दो चीजें याद रखना, एक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट नहीं, इलेक्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरा आपको पता है कि एक तो अपने यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, दूसरा मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे अगर हम लोकसभा और राज्यसभा को देखें तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में नॉमिनेशन भी होता है। तो जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, तो दो चीजें एक साथ याद रखना, एक तो इलेक्शन, दूसरा नॉमिनेशन। क्या याद रखना है, एक इलेक्शन, दूसरा नॉमिनेशन। तो ये किसमें याद रखना है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, एक इलेक्शन और दूसरा नॉमिनेशन। ठीक है, जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया, यूएसए से फंडामेंटल राइट, इंपीचमेंट और रिमूवल। ठीक है, ब्रिटिश से क्या लिया गया है, तो ब्रिटिश से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको आगे की दो चीजें जो ली गई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। ब्रिटिश से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत गौर से देखिए, तो इसमें क्या आता है, आर और एल आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है, आर और एल, और इसमें आता है एस। ठीक है, तो दो चीजें क्या है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आ गया, आर और एल, रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या आ गया, एस से सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, 1935 से क्या लिया गया है, तो इससे लिया गया है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, सब में ट्रिक हो जरूरी नहीं है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। कनाडा से क्या लिया गया है, तो फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या मतलब है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का, सॉरी, क्या मतलब है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है कि अपने यहां क्या है, फेडरल सिस्टम है या फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दोनों है। फेडरल भी है, डिवीजन ऑफ पावर तो है सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, हमारा शेड्यूल 7 जो हमने अभी देखा। और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है कि जो डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन जब हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन लगता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो स्टेट्स की पावर नहीं रहती है, सेंट्रल, पूरी पावर सेंट्रल के पास चली जाती है। और अगर लॉ भी बनाता है तो कौन बनाता है, सेंट्रल बनाता है। ठीक है, स्टेट की पावर छीन ली जाती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है, ठीक है, स्टेट नहीं रहता है। और कई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सेंटर ही स्ट्रांग होता है और स्टेट दब जाता है। ठीक है, जैसे अगर स्टेट और सेंटर ने रूल बनाया, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो जो कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंडर में अगर स्टेट भी लॉ बनाता है और सेंट्रल भी लॉ बनाता है, तो दोनों में सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब सेंट्रल का लॉ माना जाएगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई जगह होता है, स्टेट के साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये
याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच से क्या लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो फ्रांस 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उससे 3 चीजें निकल के आई थी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वेलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी बंधुता, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इनका मतलब हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए स्वतंत्रता है कि आपको आप स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे आप पर। इक्वेलिटी जो है कि आपको समान अधिकार होगा, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी में बंधुता होगा कि आप सभी जो है यूनिक हैं और सभी की एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी में सबका सब एक साथ हैं, और फ्रेटर्निटी में यूनिटी भी जुड़ जाती है कि जो राज्य है तो उसमें से स्टेट्स जैसे यूनियन है ऊपर, तो स्टेट जैसे इंडिया इज अ यूनियन, ऐसा कहा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया इज अ यूनियन। तो जो यूनियन कहा गया है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं कई सारे। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि सभी की जो अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग अपना धर्म है, रिलीजन है, कास्ट है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद सभी में जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अपने इंडिया में जितने स्टेट हैं उतने तरीके की कास्ट है, उतने तरीके की लैंग्वेज है, उतने तरीके का रिलीजन है, तो इतने के बावजूद भी सभी में क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि सब में क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टेट है तो ठीक है, अब इस स्टेट के अंदर, मान लीजिए स्टेट मतलब हम पूरे भारत को कह रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कंट्री है उसमें छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स के पास पावर नहीं है। यूनियन इंडिया जो है वो सारे स्टेट्स का यूनियन है, इनके पास पावर नहीं है सिसीड कर जाने का। सिसीड मतलब अलग हो जाने का। ये नहीं कह सकते कि हमको आपसे अलग होना है और अलग कंट्री बनाना है। हालांकि डिमांड आती है, लेकिन दंगे होते हैं, लेकिन राइट नहीं है कि ये सिसीड कर जाएं। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी में 2 चीजें आती हैं, एक तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दूसरा कि स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनर्जी चली गई सारी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई विवाद होता है तो उनकी एक साथ बैठक लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और ये ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जो है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर established बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है कि जो कुछ भी प्रोसीजर बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? वो एज पर दी लॉ होंगे, लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सोवियत यूनियन से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल
ड्यूटीज। अब आप हमें बताइए कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी किससे लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी समझ में आ गया? कुछ लोगों को इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो वो भी बता देते हैं। इक्वलिटी, इक्विटी, इनमें क्या डिफरेंस है? इक्वलिटी, सपोज यहां पे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इक्विटी, इसको तो समानता कहते हैं, इसको हम तो कुछ कहते हैं, इसको इक्विटी समझ। यहाँ पे सपोज मैच हो रहा है, ठीक है, ये एक आदमी है जिसकी हाइट इतनी है, ये बड़े आराम से मैच देख रहा है। एक आदमी है जो इतना है, ये थोड़ा सा ऐसे एड़ी उठा उठा के देख पा रहा है, और एक आदमी यहाँ पे है जो इतना छोटा है, जो देख ही नहीं पा रहा है। तो इक्वेलिटी क्या कहती है? आपका मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आई हूं। तो इक्वेलिटी क्या कहती है? इक्वेलिटी कहती है कि इसको भी उतना ही स्टूल दे दो, इसको भी स्टूल दे दो, इसको भी स्टूल दे दो, तो ये क्या करेगा, ये इसकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ये अच्छे से देख पाएगा, ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, और ये भी थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या इसको जरूरत थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसको जरूरत थी, थोड़ी सी थी, तो इसको थोड़ा छोटा स्टूल देना चाहिए था, और इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो इक्वेलिटी है वो ये नहीं देखती कि आपको कितनी जरूरत है। इसका मतलब ये है सिंपली कि आप सभी को बराबर बराबर प्रोवाइड कर दो, चाहे किसी के पास है नहीं है, कितना है कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि आप सबको बराबर दो। ठीक है, सबके पास समान अधिकार है, तो सबको एक बराबर दो। तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं थी, फिर भी इसको दो। यहाँ पे ये थोड़ा सा देख पा रहा था, तो इसको छोटा मत दो, उतना ही बड़ा इसको भी दो, और इसको भी दो। इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, ये मैच हो रहा है, और एक आदमी इतना बड़ा है, एक आदमी इतना छोटा है, और एक आदमी इतना छोटा है। तो इक्विटी कहती है कि इसको कुछ देने की, इक्विटी कहती है कि इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको नीड नहीं है। इक्विटी जो है वो कहती है कि बराबर दो, लेकिन एज पर नीड, जरूरत के अनुसार दो। इक्विटी क्या कहती है? जरूरत के अनुसार दो। तो इसको नीड नहीं है तो इसको नहीं दिया, इसको थोड़ी सी नीड है तो इसको इतना बड़ा दे दिया, और इसको सबसे ज्यादा नीड है तो इसको इतना बड़ा दे दिया। तो ये है इक्विटी का मतलब, और ये है इक्वेलिटी का मतलब। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें समझ में आए कि हम और उत्साह के साथ क्लास लेकर आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।